हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, 9 उपलब्धियां बताई जा रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त चल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी यात्रा का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है साउथ के अंदर, कांग्रेस कह रही है ये, और भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर 24 में आना है तो। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य रहा है कि जब से हमारे पार्टी की नींव रखी गई है तब से लेकर आज तक हर कार्यकर्ता ने अथक प्रयास, अथक परिश्रम किया है। इसके सबसे बड़े प्रमाण हमारे सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो राष्ट्र के प्रधान सेवक की भूमिका में है वो हैं, जिन्होंने 9 साल की इस लंबी अवधि में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जो दिवाली अपनों के संग देश की सरहद पर अपनी सेना के संग मनाते हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसे कर्मठ नेतृत्व के साथ निश्चित रूप से पुनः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को 2024 में लोकतंत्र के इस युद्ध भूमि पर समर्पित करेगा। कांग्रेस निश्चिंत रहे, इस बार भी भाजपा का ही परचम लहराएगा, कमल का ही फूल खिल पाएगा। लेकिन कांग्रेस को एक नई एनर्जी मिल गई है। कर्नाटक में उनको लगता है कि बहुत बड़ी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार हुई है, वहां से उनको लगता है कि कहानी अब बदल सकती है, और इसीलिए राहुल गांधी ने 150 सीटों का दावा मैं इतना ही कहूंगी कि एक कहानी निश्चित रूप से बदली है, एक कहानी निश्चित रूप से बदली है जी। वो कांग्रेस पार्टी जो गत 9 वर्षों में ईवीएम को बार बार अपशब्द कहती थी, इस बात प्रफुल्लित है कि ईवीएम फाइनली काम कर रहा है। वो कांग्रेस पार्टी जो देश की सुप्रीम कोर्ट पर, देश के चुनाव आयोग पर कटाक्ष करती थी, टिप्पणी करती थी, इस बार अपनी एक प्रदेश की जीत के बाद हर्षो उल्लास के इस माहौल में कम से कम चुनाव आयोग को गाली नहीं दे रही है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के परिणाम को सर आंखों पर लिया, पुनः जनता का सहयोग, एक ब्लॉक पर काम अपना शुरू कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अगर इस खुशफहमी में है कि ये संकेत है 2024 में उनके लोकसभा के चुनाव में किसी भी प्रकार की जीत का, तो मैं कार्यकर्ता होने के नाते अमीर जी चाहूंगी कि वो इस खुशफहमी में लिप्त रहें और हम कार्यकर्ता हमारी पार्टी के परचम को लहराने के लिए पूर्ण रूप से सफलता पार्टी को दिलाने के लिए हर बूथ पर काम करें। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, तो एक सवाल मैं सोशल मीडिया व्यूअर्स के लिए आपसे पूछ रहा हूं स्मृति जी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगी। एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि इस सरकार ने जो करा है और वो गेम चेंजर है आपकी राय में, वन वर्क इन 9 years। मुझे लगता है इस 9 साल की अवधि में गेम चेंजर ये रहा कि आपने 11 करोड़ परिवारों में, जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम 4 लोग हैं, ऐसे 40 करोड़ नागरिकों को इज्जत से अपने दिन की शुरुआत करने की व्यवस्था कर दी। वो आपके लिए शायद हेडलाइन ग्रैबर नहीं होगा, लेकिन कम से कम सम्मान दिलाने वाला ये काम गेम चेंजर गरीब परिवार के लिए है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली गेम चेंजर ये बात भी है कि जिस देश में राजीव गांधी ये कहते थे रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा हो जाता है गांव तक पहुंचते पहुंचते, इन 9 वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपया देश की तिजोरी से सीधा देश के गरीब के बैंक के खाते में गया है। मुझे लगता है गेम चेंजर ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में 4 करोड़ फर्जी लाभार्थी बना रखे थे राशन कार्ड की दुनिया में, उन फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया गया, देश का 2,75,000 करोड़ रुपया बचाया गया। मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि आज 32 करोड़ से ज्यादा मुद्रा के लोन्स हमारे देश में छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए देश के साधारण नागरिकों को मिल चुका है। मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री को बॉस की उपाधि नहीं दी, बल्कि 2 राष्ट्रों के युद्ध को विराम दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधान सेवक चाहता था कि हिंदुस्तानी सुरक्षित अपने घर लौट सके। मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि जिस हिंदुस्तान ने कभी वैक्सीन की लाइन में अपने आप को पाया, वो हिंदुस्तान
कोविड की वैक्सीन अपने देश में बनाए, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस टेक्नोलॉजिकली अपने देशवासी को पहुंचाए और 160 देशों में वैक्सीन मैत्री के नाम से वो वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल उपलब्ध कराए। गेम चेंजर ये भी है कि जो अर्थव्यवस्था 10वें पायदान में थी वो मात्र 9 वर्षों की अवधि में 5वें पायदान तक पहुंच गई है। मुझे लगता है गेम चेंजर ये भी है कि आज चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सब समझते हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। सब समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनको तो बार बार लगता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला विनाश के 9 साल है। अगर आप राहुल गांधी से समझ की अपेक्षा करते हैं तो अमीश जी शायद आप भी फिर एक राजनीतिक खुशफहमी में जीते हैं जी। आप कब से राहुल गांधी से समझ की अपेक्षा करने लगे? लेकिन देखिए, लोकतंत्र है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को सुना जाता है। एक ऐतिहासिक घटना हुई और उस ऐतिहासिक घटना के हम भी साक्षी बने। देश में एक नई संसद मिली और 100 साल बाद एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन एक बॉयकॉट भी चला उसको लेकर। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की टिप्पणियां की गई, मानना है जी, कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री को पंडित नेहरू के चरणों में दिखाने का प्रयास किया एक ट्वीट के जरिए, सेंगोल को लेकर विवाद खड़ा किया गया, ताबूत दिखाया गया भारतीय संसद को आरजेडी द्वारा। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? जिनकी टांग खुद राजनीतिक एक कब्र में है वो ताबूत दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उनकी राजनीतिक शैली का प्रमाण देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो देश की संसद का इस प्रकार से अपमान करते हैं तो वो अपमान मोदी का नहीं है, हर उस नागरिक का अपमान है जो देश की संविधान को अपना प्रथम अधिकार समझता है, अपना प्रथम जिम्मेदारी समझता है। मुझे ये भी लगता है कि जिन लोगों ने ये छलावा किया कि वो पार्लियामेंट का बॉयकॉट करेंगे, वो क्या आगामी सेशन में पार्लियामेंट में अपने पैर नहीं धरेंगे? और जहां तक सेंगोल की बात है तो भारत के इतिहास को जुटलाना ये तो गांधी खानदान की खासियत है। हिंदू धर्म पर कटाक्ष करना ये तो गांधी खानदान की खासियत है। जयराम रमेश ने कहा, जयराम रमेश ने बोला ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अगर नेहरू जी को जयराम रमेश इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर सकता है तो सोनिया जी को सोचना चाहिए कि ससुर साहब की बदनामी करने वाले को वो क्या अभी भी मीडिया का चार्ज देंगी? ये तो बहू जाने, उनका ससुराल जाने।